These by Dallas make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ पढ़ ले 11th कॉमर्स में। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन से थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और कुछ दो चार बातें हमको करनी वो हम करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में ना मैंने बहुत कुछ पढ़ा है कि समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ। तो गाइज आज उसी का समाधान भी बताने वाले हैं कि हो क्या रहा है ना कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एक थ्रो में सब कुछ करा दें, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों के एंटरटेनिंग पार्ट को भी देखना है। अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है स्टार्टिंग में पढ़ने में कि हम पढ़ लेंगे, हम 2 घंटे भी पढ़ लेंगे, हम 3 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये वाली बात मैं बाद में बताऊंगी कि घंटे वाला क्या चल रहा है, कि ये आवर्स वाला क्या चीज़ें हैं, तो ये कितने घंटे का क्या चल रहा है, सारी चीज़ें मैं लास्ट में कवर करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो मुझे करना है वो सिर्फ इतना बताना है कि अब से सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो की जाएगी कि जिस दिन जो वीडियो आनी है, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पे जो सब्जेक्ट डिसाइडेड उनकी वीडियो आएगी, उस वीडियो को कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में कंप्लीट करी जाए, ठीक है। एक ही पार्ट में कंप्लीट करना इन द सेंस कि आपका जो एक चैप्टर है उसको 1 गो में लिया जाए इफ़ पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई चैप्टर लेता है 2-3 दिन तो उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो फिर उसी सब्जेक्ट की आएगी, फिर वो आगे चला जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली बात हम वैसे बाद में करेंगे, पर पहले आज हम बिना किसी देरी के हमारे पार्ट 2 को कंप्लीट कर लें ताकि हमारे अजम्पशंस, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत 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 मजबूत हो जाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमेशा की तरह अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द लाइक बटन, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है, एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है जिस @parle.in, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो चलो बिना किसी देरी के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। पहला है अकाउंटिंग अजम्पशन। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, क्यों लिए गए हैं, क्यों करना है, वो क्यों हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग अजम्पशंस, कि वो जो क्यों पढ़े थे तो उन क्यों में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अकाउंटिंग अजम्पशन में सबसे पहला अजम्पशन है, और उस अजम्पशन से पहले मैं अपनी पेन ढूंढ लूँ, ठीक है, मेरी पेन मिल गई है मुझको, एंड ये है, ये रहा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब गोइंग कंसर्न समझ में आ रहा है कि गोइंग मतलब चलते जाना, कहीं जाना, कंसर्न अजम्पशन इसका मतलब ये है कि ये देखा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period and there is no intention to close the business until and unless there is a clear evidence of closure। इसका साफ साफ मतलब एक ही बात से है कि बिजनेस बंद नहीं होगा, ठीक है। ओनर्स आएंगे, ओनर्स जाएंगे, प्रोप्राइटर आएगा, प्रोप्राइटर जाएगा, एंटरप्रेन्योर आएंगे, एंटरप्रेन्योर जाएंगे, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब भी यही है कि वो जनरेशन टू जनरेशन, दर बाय दर आगे 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 चलता ही चला जाएगा, अनटिल और अनलेस, यहाँ लिखा हुआ है कि अनटिल और अनलेस यहाँ पर ऐसा कोई एविडेंस हो कि उसको बंद करना पड़े। मतलब यहाँ पर बंद करने से मतलब क्या है आपका, कि अगर आपकी कोई इलीगल एक्टिविटीज़, आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है तो तुरंत ही करना पड़ जाएगा, फिर भले ही आप कुछ भी हो, आपके बिजनेसमैन हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस इलीगल है तो वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस लीगल है, सारी चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करता है, तो फिर वो चलता ही चला जाएगा। फिर यहाँ पर अभी नज़दीकी फ्यूचर में तो उसको बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन आए, बिजनेसमैन जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ इलीगल काम करेंगे तो हमें उसी वक्त अपने आप को बंद करना पड़ जाएगा। ये इस अजम्पशन का मतलब है। दूसरा अजम्पशन ये बताता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट रहना, स्टे कंसिस्टेंट। अब मैं बोलती हूँ ना, कंसिस्टेंट रहो, कि पढ़ना शुरू किया है तो फिर वही करना है, करना ही करना है। 1 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, पर पढ़ना है। कंसिस्टेंसी को नहीं जाने देना है।
कंसिस्टेंसी गई मतलब सब कुछ गया, ठीक है। तो इस अजम्पशन के हिसाब से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस चूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर पेन नहीं मिल रहा है मेरा, पेन ओके ये ना। फॉर एग्जाम्पल, वाओ आज तो बहुत ही बेकार राइटिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन की जो है वो दो मेथड्स होती हैं, ठीक है, दो मेथड्स हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी नहीं बताऊंगी, वो तभी बताऊंगी जब पढ़ेंगे। और एक होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, WDV और SLM, ये दो मेथड होती हैं। अगर किसी बिजनेस ने SLM अडॉप्ट कर रखी है तो उसको ईयर आफ्टर ईयर हर साल उसी को ही प्रयास में लेना है, वो चेंज नहीं कर सकता है अगर ज़रूरत नहीं है तो। अगर ऐसा लगता है कि WDB को मैं अगर SLM को चेंज कर दूँ, WDV को अडॉप्ट कर लूँ तो मेरा बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा या ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, तो फिर आप चेंज कर सकते हो। इसलिए लिखा है ना, इट कैन बी चेंज्ड इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत है तो ही आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हो उसको आपको कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस प्रैक्टिस में रखना ही है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है, ऐसी ज़रूरत नहीं लगती कि चेंज करें, तो क्यों ही चेंज करना है, चलने देते ना, उसी से अगर काम हो रहा है तो, ठीक है। इसका मतलब ये है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो एक बार सिलेक्ट कर लिया उसको आगे तक कंटिन्यू करना है। चेंज कर सकते हो लेकिन ज़रूरत हो तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो बिल्कुल चेंज मत करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब है आपका अक्रूवल अजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अजम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज, फिर पेन नहीं मिल रहा है मेरा, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एट द टाइम, किस टाइम पर, व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, ठीक है, जब हुआ है, बल्कि तब नहीं जब वो सेटलमेंट हुई है। अब ये क्या है, क्या मतलब है सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ, समझाते हैं, शांत। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो हुआ। अब इसको एक एग्जांपल से समझ तो ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज पानी सर के ऊपर से चला जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, सारी बात ऊपर से जाएगी तो समझ नहीं आएगी। चलो समझते हैं। तो हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है एक व्यक्ति, ठीक है, छोटू सा है ये। इस व्यक्ति ने बोला है इस फर्म को, ये हमारी फर्म है, ठीक है, इसे बचपन वाली ड्राइंग मत समझो, ये अपनी मस्त सुंदर सी हमारी ये फर्म है, ये यहाँ से ये फैक्ट्री में से ऐसे ऐसे धुआं निकल रहा है और ये एंट्रेंस गेट है, ठीक है, ओके। तो अब इस व्यक्ति ने क्या बोला है कि मुझे आपसे सेल कर, मतलब ये व्यक्ति इस फर्म को कुछ सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सेल इसने कर ली, सपोज मान लो आज तारीख है 18 जुलाई, 6वां महीना, ओके, 2021 को इसने सेल करी है। अब सेल कैसे हुई है, इसने बोल दिया है कि मैं आपको ये, इसने इस फर्म ने, इस ए फर्म है इसका नाम, ए वाली फर्म ने इस व्यक्ति से जिसका नाम है गोलू, ठीक है, इस गोलू भैया से हमारी ए फर्म ने कुछ माल खरीदा है, इस गोलू भैया ने इस फर्म को कुछ माल बेचा है, सेल करी है 18/6/2021 को, लेकिन इस फर्म ने इसको पेमेंट करा है 18/7/21, मतलब 18 जुलाई को पेमेंट करा है। तो अब ट्रांजैक्शन की एंट्री कब होगी? तो एंट्री मेरे भाइयों बहनों उसी दिन होगी जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि उस दिन जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल हुआ है। सेटल होने वाले दिन एंट्री नहीं होगी, जिस दिन वो एंट्री में आ गया, जिस दिन उसने जन्म ले लिया, जिस दिन वो धरती पर आ गया, जिस दिन वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया, एक्नॉलेज हो गया है कि ये ट्रांजैक्शन हो चुका है, सेल हो चुकी है, उस दिन आप इस ट्रांजैक्शन को एंट्री में लोगे, ना कि उस दिन जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं गए, आपने कुछ सामान खरीदा और आपने बोला कि आज मेरे पास में पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको कुछ बाद की डेट पर पेमेंट दे दूंगा। अब आपकी जान पहचान अच्छी है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति
व्यक्ति हैं, तो उसने बोल दिया कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो फिर आपने बोला कि ठीक है मैं बाद में पेमेंट दे दूंगा, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब करोगे? जिस दिन आपने सामान खरीदा है या बेचा है, ना कि उस दिन जिस दिन आपने पेमेंट किया है। ठीक है, पेमेंट को बाद में देखेंगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन एंट्री की जाती है। इसी का मतलब होता है एक्रूअल अजम्पशन, कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया है, जिस दिन इवेंट हो गया है, उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये थे हमारे बेसिक से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिनको हमने पहले देखा। कॉन्सेप्ट मतलब अजम्पशन, जो हमने अजम्पशंस देखे थे, पढ़े थे कि अजम्पशन मतलब बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट की हम ये अजम्पशन को फॉलो करते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब है हमारे पास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइज। ये ऐसे 5 स्टार मार्क करो, इन प्रिंसिपल्स को याद रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा, इन्हीं के बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स करने को मिलेंगे। तो इनको याद रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है, यहाँ पर बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। मेरे साथ करो, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। इसका मतलब क्या होगा? बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी इवेंट्स है, जितनी भी सेल, परचेज, खरीदना, बेचना, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, जो भी है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, वो आप रिकॉर्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हो? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी इवेंट हैं, उनको रिकॉर्ड आप करने वाले हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आप इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, बिजनेस की तरफ से देखना है कि बिजनेस के हिसाब से क्या होगा। बिजनेस के हिसाब से सेल की एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस के हिसाब से परचेस की एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस के हिसाब से एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस के हिसाब से गेन की एंट्री क्या बनेगी। ये सब आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, ना कि किसी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओनर बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, मतलब बिजनेस को, ओनर को उसका पैसा वापस लौटाना है। किस हद तक? उसकी एक्सटेंड टू देयर कैपिटल। ठीक है, जितनी ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस हद तक बिजनेस के लिए वो लाइबल है कि मुझे उसको पैसे वापस करने, मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए ओनर लाइबिलिटी बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इतना सब ध्यान मत रखो, इतना याद रखो कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। मुझे ट्रांजैक्शन, मैं बिजनेस हूँ। जब भी क्वेश्चन करोगे तो ये बात बोलना, मैं बिजनेस हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में पूछना, इंग्लिश में नहीं पूछें, हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश में एंड और इज़, इससे सब कुछ सही चेंज हो जाता है, लेकिन हिंदी में समझ में आ जाता है। तो पूछना कि मैं बिजनेस हूँ, तो अगर परचेज हुई है तो क्या होगा, क्या एंट्री होगी, तो फटाफट आ जाएगी कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। लेकिन अगर इंग्लिश में पूछ लिया तो फिर इंग्लिश में ही रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखो, बिजनेस एंटिटी का मतलब है बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। मुझे किसके हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? बिजनेसमैन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, मतलब बिजनेस के हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, बिजनेसमैन के हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। और बाकी आगे आगे समझ में आता जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरा है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हमने पहले भी देखा था कि अकाउंटिंग की बेसिक सी नीड ही यही है, बेसिक सा फंडा ही यही है कि वो उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि मनी में मेजरेबल हुआ। पहले पेन ढूंढ लूँ तो वो कर पाऊंगी, हाँ ठीक है। ये उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि मेजर्ड इन मनी टर्म्स हो। ठीक है, मनी मेजरमेंट का वही है कि वही प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, ये स्टेट करता है, ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट मनी में मेजर किए जा सकते हैं या मनी मेजरेबल हो, उन्हीं को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो बेसिक सी आप लोगों को पढ़ते से भी समझ में आ जाएगी। लिमिटेशन यहाँ पर ये है कि ये दो लिमिटेशन को फेस करता है। सबसे पहली कि इसके जो क्वालिटेटिव इवेंट्स हैं, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सारे छूट
छूट जाते हैं, जैसे कि मैं सेल परचेस को मनी में रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मनी में मेजर कर सकती हूँ तो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन मेरे पास में मेरी वर्क फोर्स बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरा जो स्टाफ है, मेरा जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत एफिशिएंट है, वो बहुत इफेक्टिव काम करती है, तो मैं उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, जो कि मेरे बिजनेस को सही तरीके से शो नहीं करती है। वो मेरे लिए असेट है, मेरी मैनेजमेंट टीम बहुत हेल्पफुल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे लिए गुड लक है, ये गुडविल है मेरी वो, ठीक है, उनकी वजह से मेरी मार्केट में गुडविल बनी हुई है, पर मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए डिफेक्टिव सिस्टम कहलाएगा कि मैं अपने इतने बड़े पॉजिटिव पॉइंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये वही बताता है कि ट्रांजैक्शन जो मनी मेजरेबल हो वही रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो मनी में मेजर नहीं होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो याद रखो इसकी जो लिमिटेशन है वो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को ये कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। क्वांटिटेटिव तो रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन क्वालिटेटिव को ये इग्नोर मार देता है पूरी तरीके से, हट जाओ हमें नहीं देखना तुम्हें, ठीक है, ऐसा कर देता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये मैं आपको आपके एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से पेन ढूंढ लो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहा जाता है कि इसको पहले एग्जाम्पल से तौर पे लेते हैं। अगर मुझे आपकी प्रोग्रेस देखनी हो, अगर आपको अपनी खुद की प्रोग्रेस देखनी हो तो कैसे देखोगे, मतलब किसी भी चीज़ में कि मान लीजिए पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आपको आपका पढ़ाई का वो निकालना है कि आप एफिशिएंसी निकालना है, इफेक्टिवनेस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे देखोगे। मैं तो भाई एक ही काम करूँगी, अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछेगा तो मैं सिंपल सी बात यही करूँगी कि मैं अपने पास्ट रिजल्ट्स को देखूँगी कि मैंने पास्ट में क्या क्या मतलब झंडे गाड़े हैं, तो मैं फ्यूचर में क्या क्या काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास्ट में जो झंडे गड़े हुए हैं मैं उनको निकालूंगी, जिस अलमारी में, जिस शेल्फ में मैंने अपने रिजल्ट्स को रखा होगा ना, उन रिजल्ट्स को बाहर निकालूंगी, फिर उन रिजल्ट्स को मैं इवेलुएट करूंगी कि अच्छा मुझे लास्ट टाइम इतने मार्क्स आए थे, 8th में मेरा ये परसेंटेज था, 9th में मेरा ये था, 11th में ये था, और अब मेरा ये अब मेरा टारगेट क्या है, ठीक है। तो बेसिक सी बात क्या की गई कि अगर आपको आपका एफिशिएंसी लेवल देखना है, आपकी प्रोग्रेस लेवल देखना है, तो आप क्या देखोगे कि मैंने पिछले से कितना प्रोग्रेस करा है, कि अगर 8th में मेरे 95 से तो 9th में मेरे 95 से प्लस होना चाहिए तो ही मैंने प्रोग्रेस करी है। अगर मेरे 95 से कम बन गए तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मैं और पीछे चली गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि इसके हिसाब से जो एंटरप्राइज की लाइफ है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके एट अ रेगुलर बेसिस, कि एंटरप्राइज ग्रो भी कर रही है या नहीं। क्यों? देखने के लिए कि वो ग्रो कर रही है या नहीं, वो इफेक्टिव वे में काम कर रही है या नहीं, उसने अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं। तो ये सब कैसे देखा जाएगा, उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको बांट देंगे कि इस टाइम में उसने कितना क्या प्रोग्रेस करा है, तो वो टाइम को बांटना ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहा जाता है। जनरली ये इसको कहते हैं, इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड आप सभी कॉमर्स वालों को पता है 1 साल का होता है, दैट इज़ अप्रैल टू मार्च, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है, पूरा लिख दूँ, फाइनेंशियल पीरियड जो होता है हमारा, जो कि होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि एंटरप्राइज ने लास्ट ईयर, मेरा लास्ट ईयर कितना क्या हुआ था, मेरा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से मैं करंट ईयर के प्रॉफिट को मैच करूँगी और फिर देखूँगी कि मैंने कितना, मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा है, मेरी प्रोग्रेस लेवल प्रोग्रेस रेट क्या रही है, ये मेरे 2 साल के रिजल्ट्स को कंपैरिजन में देखने पाएगी। तो इसलिए एंटरप्राइज की लाइफ को इस तरीके से बांट दिया जाता है कि हर साल आपको कुछ ना कुछ काम करते ही रहना है। अब है 4th वाला फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें यह कि आपको कोई भी छुपाना नहीं है, सब कुछ पूरे राज जो आपके जीवन के हैं ना वो बयां करने हैं, ठीक है। अपने इस खूबसूरत सुंदर से मुख से आपको आपके जितने भी राज हैं वो सारे बयां करने हैं। वही है, क्यों? ताकि आप उसको अंडरस्टैंडेबल बना सको और कंप्लीट रिकॉर्ड दे सको, कंप्लीट रिपोर्ट दे सको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। जितनी भी आपकी इकोनॉमिक अफेयर, ऐसा नहीं कि अपने पिछले राज खोल दिए, अपनी फर्म के बारे में, अपने फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ बतानी है,
पूरी तरीके से बतानी, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक जरा सा भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन लगता है कि रिलेवेंट है, जो मेरी इकोनॉमिक अफेयर्स में कुछ ना कुछ चेंज ला सकती है या मेरे स्टेटमेंट्स को बदल सकती है, वो आपको बताने रहेगी। वही है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि आप छुपा नहीं सकते, और अगर आपने छुपाया और पकड़े गए तो फिर अपने हिसाब से निपट लेना, फिर देख लेना क्या होगा। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब यही है कि according to this principle there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity। ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आपके एंटिटी के, आपके एंटरप्राइज के, आपके बिजनेस के, वो आपको बताने हैं, छुपाना नहीं है। छुपाओगे तो डांट पड़ सकती है। ठीक है, याद रखना। फिर है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये है कि ऐसा देखा जाता है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब यह है कि उस आइटम को ही देखा जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट रखता हो, मतलब रिलेटिव इम्पोर्टेंस रखता हो। पेन नहीं मिलता है यार। रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट, आप इम्पोर्टेंस देखते हो। ठीक है, इसका मतलब बताती हूँ, समझ में आएगा। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट knowledge of it would influence the decision of an informed investor। अब फॉर एग्जाम्पल हम दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला कि मैं एक बिजनेस हूँ और मैंने पहले नंबर पर खरीदा है एक कैलकुलेटर जिसकी प्राइस होती नॉर्मल 350 रुपये का आ जाता है केसीओ का। ठीक है, और दूसरा है कि मैंने खरीदी है एक लैंड और बिल्डिंग खरीदी है मैंने, जो कि है 3,50,000 रुपये की। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन में से आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन सी लग रही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी लग रही है, वो भी समझेंगे। है दोनों ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन किसके ज़्यादा नॉलेज में आने से मेरा डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मेरे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी कि मुझे आगे क्या काम करना है। क्या 350 के कैलकुलेटर खरीदने से मैं अपने डिसीजन को चेंज करूंगी कि अच्छा 350 का खरीदा, अब नेक्स्ट टाइम 550 का खरीदूंगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं कि मैंने 3,50,000 की बिल्डिंग खरीदी है, तो उस बिल्डिंग से मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं उस पर क्या काम कर रही हूँ कि यूं ही पड़ी हुई है बस खरीद ली, कोई मतलब की नहीं है, तो वो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। बेसिक सी मतलब ये है कि जो छोटे खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस देख लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा खर्चा हुआ है जो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट दे सकता है, वो बदल सकता है, आपके इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज कर सकता है, वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपको बताना ज़रूरी है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन को ही आप बता सकते हो, बताना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ों को अगर नहीं बताए तो चलेगा, लेकिन जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो मतलब दिखाने की चीज़ें हैं कि हाँ देखो हमने ये काम किया है, तो वो आपको बिल्कुल बतानी है। ठीक है, कैलकुलेटर खरीदना बड़ी बात नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। कैलकुलेटर खरीदना इन द सेंस कि 350 का कैलकुलेटर आपने लिया, वो आपके काम भी आ रहा है, लेकिन वो आपकी फिक्स एसेट नहीं है। क्योंकि फिक्स एसेट नहीं है, इसलिए आप उसको मटेरियल थिंग में काउंट नहीं कर सकते हो कि इसका अगर मैंने नहीं बताया तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा मेरे जीवन में। लेकिन कैलकुलेटर हम सबके लिए बहुत बेस्ट पार्ट प्ले करता है, स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट्स। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप देख लो कि उसका अमाउंट बहुत छोटा है। तो जिस भी किसी चीज़ का एक्सपेंस मतलब अमाउंट छोटा हो और फिर वो इन्फॉर्मेशन ना रखता हो ज़्यादा रेलेवेंट, अब मैं कैलकुलेटर परचेस करने की इन्फॉर्मेशन से क्या डिसीजन चेंज करूँगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है, वो मटेरियल नहीं है मेरे लिए। व्हाट इज़ मटेरियल फॉर मी कि मैंने लैंड और बिल्डिंग परचेस करें 3.5 लाख रुपए के, तो उससे मुझे क्या काम करना है, उसको लेकर मुझे डिसीजन लेना है कि अब मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा जिससे मुझे प्रॉफिट शुरू हो, जिससे मुझे हेल्प हो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में। कैलकुलेटर से मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, लैंड और बिल्डिंग से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये है आपका मटीरियलिटी प्रिंसिपल, जहाँ पर आपको जो मटीरियल थिंग्स है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो रेलेवेंट थिंग्स हैं, जिनके बताने से आपके बिजनेस डिसीजन में कोई चेंज हो सकता है या वो इन्फ्लुएंस हो सकता है या वो एफिशिएंट बन सकता है, तो आपको उसको बताना ज़रूरी है। फिर है आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब इसके मतलब, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि मैं सारे लॉसेस ले सकती हूँ पर मैं प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। समझते हैं,
इट इज़ डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ कॉमन फ्रेज, एक कॉमन फ्रेज है जिसको यूज़ कर कर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब आप आपके नज़दीकी भविष्य में होने वाले जितने भी लॉस हो उसको आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वहीं पर आपके नज़दीकी भविष्य में आपके जितने भी प्रॉफिट होने वाले हैं आप उसको पहले से बुक नहीं कर सकते, पहले से आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का मतलब भी यही है कि वो रेवेन्यूज को रिकॉर्ड नहीं करता। एंटिसिपेटेड मतलब ये मुझे हो सकता है, मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा मतलब एक मैंने एस्टिमेट लगाया है कि मुझे इतना अगर हो गया तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अगर मेरी इतने की सेल हो गई, 10 लाख रुपए की सेल हो गई तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होगा, तो मैं उस प्रॉफिट को पहले से बुक नहीं करूँगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं तो 10 लाख की सेल हुई तो कहीं ना कहीं मुझे 5-6 लाख मतलब 5-6 लाख ज़्यादा हो गया, 10 लाख की सेल हो गई तो कहीं ना कहीं मुझे 50,000 60,000 का लॉस हो सकता है। डेटर्स पैसे नहीं देंगे, जो मुझसे उधार पे ट्रांजेक्शन कर जाएंगे तो वो पैसे नहीं लेंगे, तो मैं उस लॉस को बुक कर दूंगी। उस लॉस को बुक किस नाम से करती हूँ मैं बना देती हूँ उस लॉस का सुंदर सा प्रोविज़न। ठीक है, हम बनाते हैं ना प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, आप लोग पढ़ेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आएगा। तो मैं वो लॉस को बुक करने के लिए पहले से बना देती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई भी प्रोविज़न या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ जिससे मैं अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को बुक करके बता सकूँ। इससे क्या होता है कि आप लॉस बुक तो कर देते हो। अब कई बार क्या होता है कि कई बार आपको वो एक्चुअल लॉस हो जाता है, आपकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन कई बार किस्मत आपकी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा अच्छी होती है तो वो सारे लोग आपको पैसे दे जाते हैं, तो जो आपने फालतू का जो लॉस बुक किया था ना वो नुकसान कर देता है, उससे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो गिरे हुए दिखते हैं। लॉस बुक करने से ताज्जुब सी बात है मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर मैं इस लॉस को बुक नहीं करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। तो बस यही काम है उस प्रूडेंस का कि आप सिर्फ लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। और इसका लिमिटेशन यही कि इससे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें यही चेंज दिखेगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बेसिक सा ये समझना है कि प्रूडेंस वाले कॉन्सेप्ट में या प्रूडेंस वाले प्रिंसिपल में आप एस्टिमेटेड एंटिसिपेटेड नज़दीकी जितने भी लॉस हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो इन एडवांस में, लेकिन आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। फिर है 7th मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है एक साल के रेवेन्यू से एक साल का जो एक्सपेंडिचर है वो मैच करना चाहिए, मेरे खर्चे और मेरी इनकम दोनों मैच करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकम तो ही 100 रुपये और खर्चा हो गया 1000, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इनकम के हिसाब से आपके खर्चे मैच करना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा जो सारा कुछ लिखा उसमें यही लिखा है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट या फिर करेक्ट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। कि आपके एक्सपेंसेस और आपके रेवेन्यूज मैच करना चाहिए जिससे कि आप सही प्रॉफिट या लॉस का पता लगा सकें। ठीक है, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि आपकी जितनी भी इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस के साथ में मैच करनी चाहिए। फिर है डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। ये मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। वो बोला था ना एक्शन रिएक्शन वाला, हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन का एक्शन होता है, एवरी इक्वेशन हैज़ इक्वल रिएक्शन। ठीक है, तो वो यही है कि अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय एन एंटरप्राइज हैज़ टू एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। ठीक है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हो, जो भी इवेंट आप करने वाले हो, उसके 2 एस्पेक्ट्स होने वाले हैं, एक होने वाला है डेबिट और दूसरा होने वाला है क्रेडिट। अब ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, वैसे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को पर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम, बस यही नाम सुनने को मिलेगा पूरे साल भर। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से। ठीक है, 5 लाख रुपए से राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो अब इसकी एंट्री करनी है आपको। ठीक है, तो अब पहली बात कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें राम भैया ने 5 लाख रुपए से अपने बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो इस 5 लाख की एंट्री करनी पड़ेगी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो एंट्री कैसे होती है, बेसिक से एग्जाम्पल में एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। पर अब डेबिट क्या होगा कि फॉर कैश लिख देते हैं। ठीक है, कैश से चालू करा उसने, तो डेबिट क्या होने वाला है मेरा कैश अकाउंट
क्योंकि मेरे पास में मेरी असेट बढ़ने वाली है, तो वो आ जाएगी 5 लाख रुपए से। 2, बिजनेस स्टार्ट करा है, पैसे लगाएं, पैसे लगाना मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करना। 2 कैपिटल, अब ये सब नेचर समझ में आ जाएगा, पर बेसिक्स इसकी एंट्री ये होती है। 2 कैपिटल 5 लाख, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में ये कि अगर एक ट्रांजेक्शन हुआ है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है 5 लाख रुपए से, तो उसके 2 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला हो गया डेबिट इफेक्ट जो कि कैश अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरा हो गया क्रेडिट इफेक्ट जो कि कैपिटल अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, इक्वल अमाउंट से होना चाहिए। 5 लाख रुपए से डेबिट हुआ है तो 5 लाख रुपए से ही क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं यहाँ पे 10 लाख या 15 लाख रुपए लिख दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 5 लाख से एंट्री कर सकते हो आप। 5 लाख से ही आपने चालू करा तो कैश अकाउंट भी 5 लाख, कैपिटल भी 5 लाख। ये जो ट्रांजेक्शन है ये मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डुअल एस्पेक्ट में कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट देना ही पड़ेंगे, एक होगा क्रेडिट और एक होगा डेबिट। एक ट्रांजैक्शन हुआ है तो मतलब मान लो कि एक ना एक चीज़ डेबिट होगी, दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी, तो वो समझ में कैसे आएगा जब हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, पर इस प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना ज़रूरी है। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू तब रियलाइज किया जाएगा जब ट्रांजैक्शन एंटर किया गया है। वही बात कि हम ट्रांजैक्शन को एंट्री में कब लेंगे, जब वो रियलाइज किया गया है। तो यहीं पे उल्टा हो गया कि जब ट्रांजैक्शन एंट्री की है तब हम रेवेन्यू रियलाइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेल करी है मई 2021 में, लेकिन मैंने उसका पेमेंट करा, मुझे पेमेंट मिला है जून 2021 में, तो मेरा मतलब सेल जिस दिन हुई है ना उसी दिन मेरा रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज हो गया, क्योंकि मैंने एंट्री तो उसी दिन कर दी है। फिर भले ही मुझे पेमेंट बाद में मिला हो, ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरा सेल हुआ है, जिस दिन मैंने माल बेच दिया, जिस दिन मेरे यहाँ से माल ख़त्म हो गया, मेरा गुड से स्टॉक कम हो गया, मैंने अपने बुक्स में सारी चीज़ों को फॉलो करवा दिया, सारी चीज़ों को कम कर दिया, जो होना था वो दिखा दिया, तो उसी दिन मेरा जो है रेवेन्यू भी, मतलब मैं बुक कर दूंगी कि मुझे 10 लाख रुपए की सेल मैंने करी है तो ये पैसे मुझे मिल रहे हैं। भले ही मिलेंगे मुझे वो जून में, लेकिन मई 2021 को मैंने सेल करी है 10 लाख रुपए की, तो मैं उसी दिन इस चीज़ को बुक कर दूंगी। ठीक है, उसी दिन मैं इस रेवेन्यू को रियलाइज़ कर दूंगी, उसी दिन मैं एंट्री कर दूंगी, उसी दिन मैं इस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी, ना कि जून 2021 को। जिस दिन मैंने इस एंट्री को, जिस दिन मैंने इस ट्रांजैक्शन को किया है, उस दिन मैं इस सेल के एंट्री को परफॉर्म करूंगी, उस सेल के एंट्री को डालूंगी। पेमेंट भले ही मुझे कभी भी मिल रहा हो, जिस दिन मैंने सेल कर दी ना, जिस दिन मैंने माल भेज दिया, पेमेंट भले ही बाद में मिल रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट बाद में मिल रहा हो कोई बात नहीं, पर जिस दिन मेरी सेल हुई है उस दिन मैं इस एंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगी, और सामने वाला भी जिसने मुझसे माल खरीदा होगा वो भी अपनी बुक्स में उसी दिन रिकॉर्ड करेगा जिस दिन उसने माल खरीदा है, ना कि उस दिन जिस दिन उसने पेमेंट किया है। ठीक है, फिर है आपका 11th वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि आपके लिए, आपके पास में एविडेंस रहे और बिजनेस के पास में भी एविडेंस रहे, तो इसलिए क्या होना चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन के एविडेंस और उसके सपोर्ट के लिए आपके जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो प्रिपेयर होना चाहिए। इस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास में प्रिपेयर होनी चाहिए और आपके कस्टमर के पास में भी। ठीक है, आपके पास में रिसिट्स होना चाहिए, कैश मेमो प्रिपेयर होना चाहिए, इनवॉइसेस बने होने चाहिए, सेल्स बिल होना चाहिए आपके पास में, ताकि कल चल के कोई भी कस्टमर आ जाए बोले कि हमने तो आपकी दुकान से खरीदा था, भले ही खरीदा नहीं हो, भले ही जन्मों जन्मांतर से कोई रिश्ता नहीं हो, फिर भी आके बोल रहा हो कि हमने तो यहीं से लिया था, नहीं चेंज करो, रोने धोने लग जाए, तो बोलो कि बताओ कैश मेमो कहाँ है, बोलो कि आपका रिसिट कहाँ है, आपका बिल कहाँ है, हमने बेचा है वो बिल हमने आपको दिया होगा। तो ये वो उस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये ऑडिटिंग में भी काम करता है कि आपके ऑडिट को ये हेल्प देता है। ऑडिट जब होते हैं तो ये सारी चीज़ों से ही आपका ऑडिट किया जाता है, मतलब सही है या नहीं। फॉर मतलब एक शॉर्ट टर्म में या उसको सम अप करने के लिए कि आपके पास में आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस कि आपने ये सेल करी है, आपने बुक में अगर 10 लाख रुपए की सेल करी है तो उसका बिल आपके पास में मौजूद होना चाहिए। अगर बिल मौजूद नहीं है मतलब आपने घपला करा है, तो वो घपले वाली बात किसी के दिमाग में ना हो, इसलिए आपके इनवॉइसेस, बिल, सेल्स बुक, परचेज बुक जितने भी हैं सब कुछ प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए आपकी नोटबुक की तरह। ठीक है,
फिर है अब, हाँ ठीक है, अब ये मेरे प्रिंसिपल और मेरे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए हैं। अब ये बेसिक सा एक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, मतलब थोड़ा इम्पॉर्टेंट था इसलिए पढ़ रहे हैं हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ या प्रोफेशनल बॉडी। मतलब ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आपको किसी लॉ ने बोला हो कि आपको फॉलो करना है, या फिर आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी ने बोला हो कि आपको फॉलो करना है। प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन हो जाएंगी? ICAI, मैं तो इसी को जानती हूँ इसलिए मैं इसी का नाम लिखूंगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। या फिर किसी लॉ के तहत की सेक्शन नंबर या एक्ट नंबर, इसके तहत मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो वो लॉ हो गया आपके लिए। प्रोफेशनल बॉडी ICAI ने बोल दिया कि ये चीज़ फॉलो करनी ही है, तो वो करनी ही पड़ेगी। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब इनको क्यों बनाया गया था? कि आप यूनिफॉर्मिटी रख सकें, आप अंडरस्टैंडेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें ना हो, इसलिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरह ही है कि वो यूनिफॉर्म रहने के लिए इंफॉर्मेशन सही मिले, सारी चीज़ें सबको सही तरीके से इफेक्टिव वे में रन करने के लिए हमने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने वाली बॉडी भी हमारी खूबसूरत सी ICAI है, और इसने उसका जन्म दिया था अप्रैल 1977 में आए हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एक बार और डेट कंफर्म करवा दूंगी मैं, वैसे तो यही ईयर है 1977, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो हाँ ठीक है, तो आज के लिए यही कुछ। अब बात रही वो वाली, हाँ ठीक है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैंने सब पढ़ा दिया है। तो अब बात रही कि स्टार्टिंग में आपने कुछ कितने आवर्स क्या कुछ बात करी थी, तो हाँ बिल्कुल मन की बात बताने आई हूँ। मैं भी मन की बात करने आई हूँ आज आप लोगों से कि क्या होता है ना कि मान लीजिए मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े कि आप 1 शॉट वीडियो बनाओ, बिल्कुल 1 शॉट बनाओ। पर होता क्या है ना कि 1 शॉट बनाने जाऊँ तो मेरी वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। और बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ कि तुझे पता है अपन इंटर में लेक्चर लेंगे, तो ये सर के लेक्चर तो ना 3.5 घंटे के हैं, आधे 2.5 3 घंटे के हैं, 4 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो हम लोग भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि उनके लेक्चर्स इतने लेंदी हैं कि हम देख ही नहीं पाएंगे। तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके सेफ्टी तो क्या, आपके ईज लेवल के लिए, कि आपके दिमाग को, आपकी इस व्यक्ति की इसकी हेल्थ को देखते हुए मैंने ये चीज़ रखी थी कि मैं 2 पार्ट में कवर करूं। पर मैं बहुत 2 पार्ट ज़्यादा मेरे कोई वीडियो नहीं बने हैं अभी। पार्ट 3 किसी का भी नहीं आया। पार्ट 1 पार्ट 2 में ही हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। पर क्या होता है कि अगर मैं एक गो में ले जाऊं, एक ही बिल्कुल एक फ्लो में सब पढ़ा दूं, तो सब खिचड़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए, सॉरी। तो वो खिचड़ी ना हो इसलिए हम पार्ट 2 में कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में बेसिस पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस क्या थी, बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया, और हमने पार्ट 2 में उन चीज़ों को पढ़ लिया जो हमने जिसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, पर हाँ एक गलती ये हो गई है कि एक वीडियो के बाद में उसी वीडियो को आगे करना है। एक वीडियो के मतलब जैसे अकाउंट्स चालू करा है तो अकाउंट्स की ही नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं डालेंगे। अब इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि आज अगर अकाउंट्स करा है और अगर वो पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हुआ तो पार्ट 2 की वीडियो ही उसकी अकाउंट्स की ही आएगी, फिर इकोनॉमिक्स की नहीं आएगी। ठीक है, और अगर एक ग्लो में चला गया तो फिर अगले दिन जिस सब्जेक्ट की वीडियो आनी वो वीडियो आएगी। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने 2x पे देखना शुरू कर दिया तो मतलब YouTube की ना बर्बादी, टाटा बाय बाय, जो है ना YouTube झंड हो जाता है पूरी तरीके से। क्योंकि हम लोग 2x पे देखते हैं तो हमको मालूम चलता है कि फिर है ना कोई भी चीज़ धीरे समझ ही नहीं आती, हर वीडियो को 2x पे देखना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैक्स टू मैक्स एक व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस नॉर्मल देख सकता है, तो उतनी ही बनाने की मेरी कोशिश होती है कि आप 1 से 1.5 घंटे प्रॉपर माइंडसेट से और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ देख सको, एक जो होता है ना कॉन्सेंट्रेटिव होकर देख सको। ज़्यादा लंबी वीडियोस में बच्चे बोर हो जाते, तो वो बोर आप लोग ना हो इसलिए सोचा था कि 2 पार्ट में करें, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में ही पूरा कवर कर दें हम लोग आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं यहाँ इसीलिए बैठी हूँ कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, डाउट्स पूछोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगर मन में रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
प्रॉब्लम बांटने से कम होती है, तो डाउट्स बांटने से कम होंगे, मन में रखने से कम नहीं होंगे। तो डाउट्स को शेयर करो, मतलब कमेंट्स में लिखो। एंड आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड आने वाली वीडियोस को भी एंजॉय करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक बटन को भी दबाना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन फटाफट मिलती रहे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज की सभा का समापन यहीं करते हैं। अपना ध्यान रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, फैमिली टाइम स्पेंड करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करो एंड अपना ध्यान रखो। डू मोटिवेशन, डू मेडिटेशन, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू पीपल। मिलेंगे जल्दी आपको नए वीडियो में उसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।